आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन स्थिर दाब पर डेल्टा जी जो है उस पर टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है इसको बताती है। गिब्स इस इक्वेशन से जब दाब स्थिर रखते हैं कैसे डेल्टा जी की वैल्यू टी के साथ चेंज होती है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से बनता है। सबसे पहले हम जी का जो है जनरल फार्मूला लिखते हैं। जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस। एच पूर्ण ऊष्मा है जो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी के इक्वल होती है, और जो टी एस है वो दी गई टोटल ऊष्मा होती है। तो दी गई टोटल ऊष्मा में से अगर हम इंटरनल एनर्जी प्लस जो दाब ताप आयतन जो है माइनस कर दे तो हमारे पास वो यूज़फुल एनर्जी आ जाती है जो कि हमें यूज़फुल वर्क में काम आती है। तो इसी हमें कहते हैं जी कहते हैं इसे हम। अब हम देखते हैं कि कोई भी प्रक्रम है उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें अगर जो ये फ्री एनर्जी है इसका मान G1 हो, एंथैल्पी का मान H1 हो, माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं और इस पर एंट्रोपी का मान T1 हो, और अंतिम स्थिति पर G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। और क्योंकि हमें जो है फ्री एनर्जी के अंदर चेंज लेना है, गिब्स एनर्जी, फ्री एनर्जी को गिब्स एनर्जी कहते हैं, इनमें अगर चेंज लेना है तो इस इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा G2 माइनस G1 इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस TS2 माइनस S1, और ये हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये भी एक रिलेशन है फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज के बीच में। इससे भी बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, और स्पॉन्टिनिटी को भी जो है हम इस इक्वेशन से जो है बता सकते हैं। इसके बाद हम फिर से लेते हैं जी का फॉर्मूला। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, और जब हम जी का अवकलन करते हैं तो ये आ जाएगा डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब हम जानते हैं कि H जो है वो होता है E प्लस पी वी, तो डी एच होगा डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। यहाँ पर हम डी एच की ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास डी जी आ जाएगा डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो एक तरह से जो है हमने जो है डी जी की जो है पूरी वैल्यू निकाल ली है कि किस किस जो है चर के चेंज होने पे कैसे जो है जी की वैल्यू चेंज होती है। अब हमें पता है कि एंट्रोपी की डेफिनेशन से डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और डी क्यू रिवर्सिबल होता है हमारे पास डी ई प्लस पी डी वी बाय टी। तो यहाँ से डी ई प्लस पी डी वी हो जाएगा डी एस इंटू टी डी एस। यहाँ से जो है डी ई प्लस पी डी वी जो है इस वाली इक्वेशन में भी है, तो यहाँ पर डी ई प्लस पी डी वी की जगह हम रख देते हैं टी डी एस। तो हमारे पास आ जाएगा डी जी इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ये जो टर्म है टी डी एस, ये दोनों जो है यहाँ पे इसके आगे प्लस है माइनस है, तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगी और हमारे आ जाएगा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अब क्योंकि जो हमारे पास जो है फ्री एनर्जी के अंदर चेंज हम कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहे हैं, जी का जो है चेंज टी के साथ कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे तो हम पी को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अगर हमने पी को जो है कांस्टेंट रखा है तो डी पी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, ये डी टी नीचे ले आए हम, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। अब यहाँ पर अगर प्रारंभिक स्थिति में
ये हो जाएगा डेल्टा G1 बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S1। और अंतिम स्थिति में ये हो जाएगा डेल्टा G2 अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस S2। अब अगर हमें डेल्टा G एंट्रोपी में चेंज निकालना है, फ्री एनर्जी में चेंज निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा dG2 अपॉन dt माइनस डेल्टा G1 अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S2 माइनस माइनस S1। तो ये हो जाएगा डेल्टा G अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस S2 माइनस S1, और जिसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा S। तो ये हो जाएगा डेल्टा G अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा S। अब जो हमने पहले इक्वेशन ली थी उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो रिलेशन था वो था डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है वो भी डेल्टा S की निकाली है। तो इस इक्वेशन में यहाँ से हम डेल्टा S की वैल्यू रख देंगे। तो जब हम इसके डेल्टा S की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा S का मान, इसे समीकरण 3 दे देते हैं, 3 में रखने पर ये आ जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T। अब क्योंकि यहाँ पर ये S का डेल्टा S का माइनस साइन है तो ये माइनस आएगा यहाँ, तो आएगा माइनस डेल्टा G अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल G बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। और यही हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है जो ये बताती है कि टेम्परेचर के साथ जो है डेल्टा G के मान में किस तरह से। इसी तरह से गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हम एक दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, वो ले सकते हैं हम वर्क फंक्शन के रूप में। जो कार्यफलन A होता है इसका मान होता है E माइनस TS, जैसे कि हमारे पास G का मान था H माइनस TS। इसका मतलब वर्क फंक्शन की इक्वेशन में G की जगह A आ जाएगा और H की जगह E आ जाएगा, और सेम स्टेप्स जिससे हमने G और H TS की वैल्यू निकाली थी वो फ्री एनर्जी की टर्म्स के अंदर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन निकाली थी, उसी तरह से अब हम A और E की टर्म में रखेंगे। यानी कि उस इक्वेशन में G की जगह तो आ जाएगा A और H की जगह आ जाएगा E। तो वो इक्वेशन हमारे पास होगी डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस T डेल A अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का जो है दूसरा रूप है। ये अब हम लेते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस। सबसे पहली इक्वेशन इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी या स्वतः प्रवर्तिता के रूप में इसको बताना। तो जब हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, कोई भी जो रिएक्शन है केमिकल वो स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है एक बार वो रिएक्शन शुरू करवा दे तो खुद ब खुद चलती रहती है। जैसे अगर हम किसी माचिस की तीली को जलाते हैं तो एक बार हमें उसको जो है जलाने के बाद वो आगे अपने आप जलती रहेगी, तो इसके लिए हमें किसी भी अब फिर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब हमें पता है कि अगर डेल्टा G जो है वो 0 है तो जो अभिक्रिया है वो होगी रिवर्सिबल, और अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो वो अभिक्रिया जो है स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा G के नेगेटिव होने के लिए अगर हम इस इक्वेशन को देखें, क्योंकि डेल्टा S तो पॉजिटिव होता है, अगर डेल्टा S पॉजिटिव है T भी पॉजिटिव है तो ये टर्म कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और डेल्टा H ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए तो रहेगा नेगेटिव और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए रहेगा पॉजिटिव। तो अगर कोई भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो डेल्टा H नेगेटिव
होगा और डेल्टा जी भी कैसा हो जाएगा फिर नेगेटिव, क्योंकि ये वाली टर्म तो उसमें नेगेटिव रहेगी और डेल्टा एच के नेगेटिव होने से ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो उसमें डेल्टा एच कैसा होएगा, पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच तो जी को पॉजिटिव बनाएगा लेकिन ये टर्म कैसी बनाएगी, नेगेटिव। तो हमें इस टर्म की वैल्यू को हायर लेना पड़ेगा। अगर इस टर्म की वैल्यू को हम हाई करेंगे तभी ये पूरी टर्म कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो अगर हमारे पास कोई ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो उसके अंदर हम टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो कैसी रखते हैं, हायर रखते हैं, ताकि ये पूरी टर्म कैसी बन जाए, नेगेटिव बन जाए और डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव, और उससे वो रिएक्शन जो है आगे स्पॉन्टेनियस हो जाए और वो रिएक्शन फास्ट हो जाए, अपने आप चलती रहे। इसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है वो गैल्वेनिक सेल के लिए है। गैल्वेनिक सेल में हम जानते हैं कि जो डेल्टा जी है वो बराबर होता है -NFe सेल, और अगर हम हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन लें तो वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। डेल्टा जी की ये वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ से आएगा -NFe सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये टी और NF भी बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा DE सेल अपॉन डी टी। और अगर हम थोड़ा सा माइनस साइन को अरेंज कर दें तो ये आ जाएगा E सेल, रीअरेंज करने से ये आ जाएगा -डेल्टा H प्लस NFT डेल E सेल अपॉन डी टी। तो इस तरह से ये बताता है कि जो ई सेल है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है। तो ये हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की हेल्प से बता सकते हैं। अब हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पे आधारित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। एक अभिक्रिया है जिसके लिए डेल्टा एच का मान 427 डिग्री सेंटीग्रेड और 627 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य स्थिर रहता है, और अभिक्रिया पे हमें 627 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेल्टा जी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे डेल्टा एच और 427 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें दी हैं वो लिख लेते हैं, और हमें क्या निकालना है वो भी लिख लेंगे, और इससे हमें जो है न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर है हम देखते हैं कि जब T1 है 427 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे केल्विन में चेंज कर लेते हैं, प्लस 273 और ये हो जाएगा 700 केल्विन। और T2 जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास 627 और इसमें 273 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 900 केल्विन। इसके बाद डेल्टा एच है -25 किलो जूल, और यहाँ पर भी डेल्टा एच की वैल्यू रहेगी -25 किलो जूल, क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर पे डेल्टा एच की वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। 427 पे हमें डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है -40 किलो जूल, और 900 केल्विन पे हमें डेल्टा जी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये सारे डेटा जो है वो हमें दे रखे हैं। अब इसकी हेल्प से हमें डेल्टा जी निकालना है। तो सबसे पहले हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन लिख लें। ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पर देखें डेल्टा एच हमें पता है, अगर और टी भी पता है, तो अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमें निकालना है डेल्टा जी अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी। तो ये सारी जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ से डेल्टा जी है हमारे पास -40, डेल्टा एच है -25 और ये टेम्परेचर है हमारे पास 700। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0214 किलो जूल मोल इनवर्स। अब हमें जो हमारा पर्पज़ है वो डेल्टा जी निकालना है 900 केल्विन टेम्परेचर पे। फिर से हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन लगाते हैं, और ये होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट
प्रेशर। तो डेल्टा एच तो वही, क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो इसकी वैल्यू वही रहेगी -25 प्लस टेम्परेचर है 900, और ये वैल्यू जो है डेल्टा जी अपॉन डी टी अपन ने निकाली हुई है, ये आ जाएगी पॉइंट, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, -0.0214। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव ही आएगी इसकी वैल्यू 44.26 किलो जूल। तो ये हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ गई 900 केल्विन। इसी तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और आप आराम से कर सकते हैं।